फजल, अब मेरा आपके साथ दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस टॉक को कंक्लूड करने के लिए। ये क्वेश्चन कि आप दवाइयों के अलावा और क्या-क्या डाइटरी रिकमेंडेशंस देते हैं लोगों को यूरिक एसिड को कम करने के लिए? पहले तो ये है कि आप मरीज़ को कहते हैं अगर वो ओवरवेट है कि अपना वेट कम करें। रेड मीट की जो सर्विंग है, पहले ये कहा जाता था कि आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करवाते। ये कहते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप रेड मीट की सर्विंग्स ले सकते हैं। ऑर्गन मीट, जिसमें जैसे वो पाकिस्तान में कलेजी वगैरह बहुत ज़्यादा खाया जाता है, गुर्दे वगैरह, उनको आप कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा है। उसके अलावा अगर अल्कोहल का कंज़म्पशन है या यूज़ है, उसको कहते हैं कि कम करें। फिर उसके अलावा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि यूरिक एसिड को नेचुरली बॉडी से एक्सक्रीट करवाती हैं, कम करती हैं। उसमें विटामिन सी है, 500 मिलीग्राम विटामिन सी अगर एवरी डे भी इस्तेमाल आप कर लें, पानी में वो जो मिक्स करके पी लें, उससे यूरिक एसिड लेवल कम होता है। कैफ़ीन जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको यूरिक एसिड को लोअर करने के लिए वो सजेस्ट करती हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट है जो कि लो फैट अगर योगर्ट हो, उससे भी यूरिक एसिड जो है वो लो होता है। ये चीज़ें हैं जो कि आप मरीज़ को कहते हो कि आप अगर हम दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ आपने ये चीज़ें करनी है। अगर दवाई नहीं भी दे रहे और अगर मरीज़ का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो अगर आप ये चीज़ें करें तो उससे भी आपका थोड़ा-सा लेवल यूरिक एसिड का कम होगा। अच्छा, बेहतरीन। ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है और हम सबको ये फॉलो करनी चाहिए। मैं ज़रूर इस चीज़ को ज़हन में रखूँगा। अच्छा, दूसरा ये बताएँ आपके कई बार मरीज़ आते हैं हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स हमें भेजते हैं रेफरल कि जी आप कंसल्ट के हाई यूरिक एसिड है, मरीज़ को गाउट की ट्रीटमेंट शुरू करें। तो आप किस तरह इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं? तो अगर मरीज़ आया जिसका डॉक्टर ने भेजा कि उसका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, इसके साथ क्या करना है? अगर उसको कभी गाउट अटैक नहीं हुआ, कोई उसको हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम फिर कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, बगैर सिम्पटम के यूरिक एसिड का ज़्यादा होना। एसिम्प्टोमेटिक आजकल वर्ड वैसे लोगों को काफ़ी कोविड की वजह से समझ आ गया है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बहुत लोगों को बहुत समझ आ कॉमन गया वर्ड कि है। सिम्पटम ना, किसी चीज़ का सिम्पटम ना होना, लेकिन यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो गाउट नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो उसमें ये देखना है कि अगर तो मरीज़ को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हम उसको कहते हैं कि बेहतर है कि आपका यूरिक एसिड लेवल थोड़ा कम हो, वज़न को कम करो और ये जो पहले अभी ज़िक्र किया है खुराक का, उसमें थोड़ी-सी एहतियात करो। उसको ट्रीट नहीं करना। एलोप्यूरिनॉल या ऐसी कोई दवाई सिर्फ यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होने की वजह से नहीं लेनी, क्योंकि जैसे पहले बताया था कि अगर 100 लोगों का यूरिक एसिड लेवल आप देखिए ज़्यादा है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, तो उनमें से 15 से 20 लोगों को गाउट की शिकायत होगी अगले 2 से 3 सालों में। तो जब होगी उस वक़्त एलोप्यूरिनॉल शुरू की जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपको ज़रूरत नहीं है। विद एज इंसिडेंस बढ़ता जाता है। जब मरीज़ 70-80 की उम्र में चला जाता है, तो उसमें फिर ज़्यादा चांस होता जाता है कि अब इसको गाउट होगा और जब होगा तो उस वक़्त एलोप्यूरिनॉल देंगे। उस वक़्त तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मरीज़ को गाउट 2 से 3 दफ़ा ना हो जाए साल में। अच्छा, मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या हाइपरयूरिसीमिया ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ का पुअर इंडिकेटर है और उसके बारे में हम क्या अखज़ कर सकते हैं? काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ असेसिंग समबडीज़ हेल्थ। अभी इसके ऊपर काफ़ी आजकल स्टडीज़ हो रही हैं जिसको कि समझा जा रहा है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि ह्यूमन्स में यूरिकेज़ एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, जो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है जो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो उसकी क्या वजह हुई कि ह्यूमंस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी सारी स्पीशीज में भी मौजूद है, ह्यूमंस ने उसको इनएक्टिव क्यों किया? तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस को उसका कोई फायदा था थोड़ा सा यूरिक एसिड बॉडी में रहने का, जिसकी वजह से वो एंजाइम इनएक्टिव हुआ। तो कहते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो उसमें थोड़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो डेट्रीमेंटल, बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होना शुरू हो जाता है। सो अब स्टडीज ऐसी भी हैं कि अगर मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, साथ उसको हाई ब्लड प्रेशर है और अगर उसका यूरिक एसिड लेवल हाई है और उसका यूरिक एसिड लेवल लो नहीं होता, तो उन मरीजों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे ही आप उसका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सो अब इस तरफ थोड़ी सी स्टडीज जा रही हैं जिधर हम ये देख रहे हैं कि शायद, अभी तो हम नहीं कहते मरीज को एलोपैथी शुरू करना, लेकिन हो सकता है कुछ सालों के बाद कुछ ऐसी इंडिकेशन हो जिसमें बगैर गाउट के भी हम मरीज को कहें कि आप थोड़ा सा यूरिक एसिड को अगर हम दवाई से कंट्रोल करें तो आपके लिए उसमें थोड़े फायदे हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने अच्छा समराइज़ किया कि हमें ये नहीं पता कि कितना लोअर करने से कोई कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि टारगेट 6 लेवल और बिलो पे रखें। आई थिंक 6 कंसिडर होता है अमेरिका में। 6। और उस पे रखें ताकि बहुत ज़्यादा लो करने की भी ज़रूरत नहीं है और ऊपर भी ना हो, बढ़ने भी ना दें इसको। फ़ज़ल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे नाज़रीन के साथ, डॉक्टर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे रूमेटोलॉजी और आर्थराइटिस के रिलेटेड टॉपिक्स से। थैंक यू आ, फहीम। आपके आने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।